नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग एच पर। तो चलिए, आज की क्लास होने वाली है गणित शिक्षण की। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि पहले की जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे रीट हो गया, सीटेट हो गया या फिर कोई और अदर टीचिंग एग्जाम हो गया, तो उन सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है, शिक्षण की एक विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं अन्वेषक के रूप में, अन्वेषक यानी कि खोजकर्ता के रूप में कार्य करते हैं तथा समस्याओं का समाधान करते हैं। तो ऐसी कौन सी विधि होती है कि जिसमें बच्चा जो होता है वो खुद खोजकर्ता के रूप में कार्य करता है और समस्या का समाधान करता है? तो ऑप्शन है आपके पास आगमन विधि, निगमन विधि, योजना विधि या अनुसंधान विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि में क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है वो डेटा को या साक्ष्य को लेके, मतलब इसको इकट्ठा करता है और उसके बाद उसका इस्तेमाल करता है। तो यानी कि वो खोजकर्ता होता है। यहाँ पर अन्वेषक का मतलब खोजकर्ता या फिर शोधकर्ता बोल सकते हो आप, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में अत्यंत प्रभावशाली कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कक्षा में जो अधिगम की गतिविधि आयोजित करने में जो अत्यंत प्रभावशाली कारक होता है वो होता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण के बिना आप लोग अधिगम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अनुशासन भी ठीक है, पाठ्य विवरण भी ठीक है और श्रव्य द्रव्य सहायक सामग्री भी ठीक है, लेकिन अभिप्रेरण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित शिक्षण की विधि जो छोटी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है वह है। तो बताइए वह कौन सी विधि है? विश्लेषणात्मक विधि या फिर व्याख्यान विधि या फिर प्रयोगशाला विधि या आगमन निगमन विधि? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि एक्चुअल में क्या होती है कि बाल केंद्रित नहीं होती है, ये शिक्षक केंद्रित होती है। तो ये बड़ी क्लासों को पढ़ाने में उपयुक्त मानी जाती है, न कि छोटी क्लासों को। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक विद्यार्थी निम्नलिखित उदाहरणों का अवलोकन करता है। देखिए, एक उदाहरण है जिसका एक विद्यार्थी अवलोकन कर रहा है। तो वह क्या करता है कि 10 का जो स्क्वायर है, तो 10 के स्क्वायर को वो बार बार सॉल्व करता है। तो लास्ट में जाके निष्कर्ष क्या निकलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो निष्कर्ष निकालने की उपयुक्त पद्धति है, निष्कर्ष जो निकाला है उसने, उसकी उपयुक्त जो पद्धति है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास विश्लेषणात्मक या फिर गतिविधि या निगमनात्मक या फिर आगमनात्मक। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगमनात्मक। इसमें क्या होता है कि प्रश्न से सूत्र की ओर बच्चा जाता है या फिर उदाहरण से नियम की ओर या फिर विशेष से सामान्य की ओर। यहाँ पर यही सब हो रहा है कि बच्चे ने क्या किया कि एक उदाहरण लिया है, उस उदाहरण को उसने बार बार क्या किया है, बार बार उसने सॉल्व करके देखा है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 9th में निर्देशांक ज्यामिति परिचय कराने के लिए उपयुक्त उपागम है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास में कि ज्यामिति जो कक्षा 9th में पढ़ाई जाती है उसका परिचय जो कराते हैं तो उसके लिए अधिक अच्छी कौन सी विधि होती है? तो यहाँ पे 4 चीजें दे रखी हैं, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या समाधान। समस्या समाधान जो होती है उससे ज्यामिति को अधिक अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण इस क्रम में हैं। तो कक्षा कक्ष में जो गणित की भाषा विकसित करने के लिए 4 चरण होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिदिन की भाषा, उसके बाद में गणितीय परिस्थिति की भाषा, फिर गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा और फिर प्रतीकात्मक भाषा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। तो प्रश्न क्या है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो उपरोक्त प्रश्न का उल्लेख करता है। तो बताइए कौन सी चीज इस वाले प्रश्न को अधिक अच्छे से उल्लेख करती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला है चिंतनपूर्ण प्रश्न है ये, या फिर बंद अंत वाला प्रश्न है, या बहुविषयीय प्रश्न है, या फिर खुले अंत वाला प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुले अंत वाला प्रश्न है। ये कैसा प्रश्न है कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिसका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ये खुले अंत वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना में चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा परिचित कराए गए हैं और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर
आधारित अभ्यास दिए गए हैं। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण यानी कि प्रूफ नहीं दिया गया है, क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हिले के इस स्तर पर हैं। तो देखिए, वैन हिले जो थे उन्होंने 5 स्तर दिए थे। कितने स्तर दिए थे? ज्यामिति को समझने के लिए उन्होंने 5 स्तर दिए थे। तो 4 तो यहाँ पे दे रखे हैं, और 5वां स्तर क्या था? दृढ़ता स्तर, यानी कि स्तर 4 और उसके बाद में दृढ़ता। तो ये 4 तो यहाँ पे दे रखे हैं, 5वां ये था। वैन हिले ने ज्यामिति विचार के लिए 5 स्तरों का वर्णन किया है। तो 5 स्तर आपके कौन से हैं? पहला है मानसिक चित्रण, जो स्तर 0 है। दूसरा है विश्लेषण, जो स्तर 1 है। तीसरा है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, और चौथा है स्तर 3 निगमन, और 5वां है स्तर 4 दृढ़ता। तो यहाँ पे जो ये प्रश्न दे रखा है कि क्योंकि कक्षा 6 के विद्यार्थी इस समय वैन हिले के किस स्तर पर हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तर 2 पर हैं, अनौपचारिक निगमन पर हैं वो। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। गणित में प्रश्न रखने का क्या अर्थ है? तो विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना, या फिर प्रश्नों को हल करने में असमर्थता, या फिर कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, या प्रश्न हल करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। प्रश्न रखने का अर्थ क्या है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे। तो क्या होते हैं गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में? ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रमेय और उनकी उत्पत्ति। दूसरा ऑप्शन है समन्वेषण के लिए प्रश्न। तीसरा ऑप्शन है अभ्यास प्रश्न। चौथा ऑप्शन है हल किए हुए उदाहरण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल किए हुए उदाहरण। तो हल किए उदाहरणों से क्या होता है कि बच्चे की जो अवधारणा होती है उसका निर्माण होता है। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट। तो बच्चे की कॉन्सेप्ट का निर्माण किससे होता है? हल किए हुए उदाहरण। जब बहुत सारे उसे एक पुस्तक में मिलेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गणित की अच्छे पाठ्य पुस्तक होती है वो। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न कथन पर विचार कीजिए। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह कथन है। तो प्रमेय है, परिभाषा है, या अभिगृहित है, या फिर साध्य है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साध्य। ये क्या है? एक साध्य है। क्या चीज? कि विकर्ण यदि परस्पर समद्विभाजित करते हैं किसी भी चतुर्भुज के, तो ऐसा चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है वो। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता। तो दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, या फिर संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, या फिर एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, या फिर दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गणित में प्रदर्श उल्लेख नहीं करता है। क्या नहीं करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना। देखिए, प्रदर्शन विधि का उदाहरण ये चीज नहीं है। ये किस पे आधारित है? ये निगमन विधि पे आधारित है। क्या चीज? कि एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना निगमन विधि पर आधारित है। ये किस विधि पर आधारित नहीं है? ये प्रदर्शन विधि पर आधारित नहीं है। और दी गई तीनों चीजें ए, बी और डी ऑप्शन जो दे रखे हैं वो प्रदर्शन विधि पर आधारित हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, तकनीकी पर आधारित खेलों जिनमें संख्याओं के गुणनखंड या द्विआयामी आकृतियों को जोड़कर नई आकृति बनाना आदि होता है, इनका प्रयोग। तो बताइए इनका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो ऑप्शंस हैं आपके पास में। तो राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों में अवधारणाओं को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार अन्वेषण, परीक्षण और निष्कर्ष करने के कारण कुशल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो समस्या समाधान विधि, या संग्रह विधि, या ह्यूरिस्टिक विधि, या फिर वर्गीकरण विधि? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूरिस्टिक विधि। अन्वेषण विधि जो होती है वो ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि के नाम से भी जानी जाती है। और इसके जो जनक थे, किसके? ह्यूरिस्टिक विधि के। ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के जो जनक थे वो थे
प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। यह विधि कैसी होती है? तो यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें बालक स्वयं खोजकर समस्या का समाधान करता है तथा सीखता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सरसों का पुष्प पढ़ाते हुए निम्नलिखित में सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? तो अवलोकन पद्धति या व्याख्यान पद्धति या क्षेत्र भ्रमण पद्धति या चर्चा पद्धति। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र भ्रमण पद्धति। सरसों का पुष्प अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसे क्षेत्र को भ्रमण कराइए, यानी कि उसे खेतों में, फील्ड में आप बाहर लेके जाइए तो बच्चा अच्छे से सीख सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है? तो प्रदर्शन विधि या अवलोकन विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या फिर व्याख्यान विधि। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जो होती है वो बड़ी क्लासों में पढ़ाई जाती है, जहाँ पर टीचर जो होता है, जो अध्यापक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो व्याख्यान देते हैं। तो ये जो विधि होती है वो क्रिया आधारित विधि नहीं होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सामान्य से विशेष की ओर का सिद्धांत लागू होता है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, निगमन विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में या विश्लेषण विधि में। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगमन विधि। निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर के सिद्धांत को लागू करती है, या फिर आप दूसरे और तरीके से कह सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस में जाते हैं हम, निगमन विधि में जाते हैं, या सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि में जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो गणित शिक्षण में आगमन विधि द्वारा हम कैसे आगे बढ़ते हैं? तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि द्वारा हम लोग ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो यूक्लिड विधि ये तो सम्मिलित है, गैर यूक्लिड विधि ये भी सम्मिलित है, आनुवंशिक विधि ये सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ ऑप्शन को देख लीजिए, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, तो ये भी शामिल है। तो इसमें पूछा था कि गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक विधि। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? गणित में प्रतिचित्रण यानी कि मानचित्रण या फिर मैपिंग के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, हाँ ये सही है, क्योंकि प्रतिचित्रण जो होता है वो स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो नहीं वाले पे आपको फोकस करना है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहित करता है, ये भी सही है। आपको बताना है कौन सा शामिल नहीं है या सत्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, हाँ ये सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग होता है। और इसमें दे रखा है प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव था, तो यहाँ भी आप लोग क्या ढूंढिए, नेगेटिव। ठीक, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा वाला आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि प्रतिचित्रण का गणित में कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, तो हाँ ये भी सही है। और इसमें क्या पूछा गया था कि सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, बल्कि प्रतिचित्रण यानी कि जो मैपिंग होती है वो गणित पाठ्यक्रम का ही हिस्सा होती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।